हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पास्ट ईयर में जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी और उसमें डिडक्शंस क्लेम किया था 80C से 80U तक, उसके लिए अब उनके मोबाइल नंबर पे डिपार्टमेंट इस तरीके का मैसेज सेंड कर रहा है। तो ये मैसेज बेसिकली किस लिए है? तो दोस्तों, पास्ट ईयर में जो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 80C से 80U तक में जो डिडक्शंस आते हैं उसको आपने क्लेम किया हुआ है, तो उसके लिए बेसिकली मैसेज लोगों को रिसीव हो रहा है। और ये मैसेज किसी पार्टिकुलर सेक्शन के लिए ही रिसीव हो रहा है लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं इस मैसेज में क्या मेंशन किया गया है कि इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC ऑफ ₹6,50,000 इन योर ITR फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 80 GGC में 6,50,000 का डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। इट इज रिक्वेस्टेड दैट द क्लेम मे बी वेरीफाइड। अब ये आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप फिर से आप इस क्लेम को वेरीफाई कर लें। मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों 80 GGC का ही मैसेज आपको रिसीव हो, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन हैं जिसमें कि आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भी आपको इस तरीके की मैसेज रिसीव हो सकती है और आपको भी बोला जा सकता है कि आप अपने डिडक्शंस को वेरीफाई कर लीजिए। और ये मैसेज सिर्फ असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ही नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 और 24-25 के लिए भी सेंड किया जा रहा है। तो ये डिडक्शंस आप क्यों क्लेम करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में? सबसे पहले तो उससे आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी इनकम पे TDS कट गया 85,000 रुपीज़ का, ठीक है, और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करने गए तो जिस इनकम पे TDS कटा था वो इनकम तो आपने ले लिया और साथ में इसके अलावा भी कुछ और इनकम आपने ले ली। टोटल आपकी इनकम हो गई 11 लाख रुपीज़ की और डिडक्शंस आपने क्लेम कर लिया 6,50,000 का सेक्शन 80 GGC में। कोई ज़रूरी नहीं कि 80 GGC का ही डिडक्शन हो, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन हैं, 80C है, 80D है, 80E है, जिसमें कि आप डिडक्शंस अपना क्लेम करते हैं और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम करते हैं, जिससे कि आपकी जो इंटेंशन है ना कि ये जो TDS कटा है इसको हमें फुल रिफंड हमारे अकाउंट में आना चाहिए। तो हुआ क्या, आपने डिडक्शंस को माइनस कर दिया, आपकी नेट इनकम आएगी 4,50,000 यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो अब जैसे नॉर्मली यदि असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करें, 23-24 की बात करें, तो ज़्यादातर टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किए थे। 24-25 में भी लोगों ने ज़्यादातर रिटर्न्स ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फाइल किया था। उसका रीजन था कि उनको 80C से 80U तक का डिडक्शंस क्लेम करना था, जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। अब आपकी नेट इनकम 450 के आगे आपको लगा कि ठीक है भाई, अब तो हमारी टैक्स फ्री हो चुकी है इनकम, जो हमारा TDS कटा है वो हमें रिफंड में मिल जाएगा और आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है, आपको इंटीमेशन लेटर मिल जाता है और आपको फुल रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और आप खुश हो जाते हो कि ठीक है, हमने मतलब ITR अपनी बहुत सही तरीके से फाइल की थी, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी ITR को प्रोसेस कर दी है। ठीक, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि हमें रिफंड मिल चुका है, हमारी ITR सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है, फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप इस मैसेज को इग्नोर मत करिए। आप देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 23-24 की मैसेज अभी रिसीव हो रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका यदि असेसमेंट हो चुका है तो आपको बाद में मैसेज नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट के पास भरपूर टाइम होता है कि वो आपको मैसेज सेंड कर सकता है और आपको डिडक्शन को वेरीफाई करने के लिए बोल सकता है, ठीक है, और यदि कोई गलती आपने की हुई है तो उसको सुधारने का भी आपको मौका वो दे सकता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि सेक्शन 80 GGC क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, और यदि आपने भी इसका गलत फ़ायदा उठा रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। सेक्शन 80 GGC में आपको 100% का डिडक्शन मिलता है। गवर्नमेंट जहां पर पब्लिक की बात होती है वहां पर एक लिमिट लगा देती है। 80C में 1,50,000 का ही केवल डिडक्शन आपको देंगे, 80D में 25,000 का डिडक्शन देंगे, पेरेंट्स के लिए है तो आप 50,000 एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है। 80E में केवल इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट ने जगह जगह पे लिमिटेशंस लगा रखी है। लेकिन दोस्तों 80 GGC में बोलती है कि जितना तुम डोनेशन दोगे वो पूरा 100% तुम क्लेम कर सकते हो
और इनकम टैक्स रिटर्न में तुम अपने इनकम को घटा सकते हो। अब ये डिडक्शन क्या है कि कोई भी डोनेशन या कंट्रीब्यूशन यदि आप पॉलिटिकल पार्टीज को करते हो या इलेक्टोरल ट्रस्ट को करते हो, अब ये इलेक्टोरल ट्रस्ट भी क्या करती है, अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज को ही बाद में सपोर्ट करती है, मतलब कि उनको डोनेट करती है, उनको कंट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया, इसके बाद आप हो गया, बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि रन कर रही है हमारी इंडिया में, और अभी बीजेपी तो सबसे टॉप पर है। तो यदि आप इस पार्टी से आपका कोई नाता है और आप इस पार्टी को डोनेट करते हो तो आपको 100% का डिडक्शंस 80 जीजीसी में मिल जाता है। और यदि आप डायरेक्टली पार्टी के पास नहीं जा रहे हो और आप इलेक्टोरल ट्रस्ट में जा करके आप अपना डोनेशन कर रहे हो तो इसका भी डिडक्शंस आपको 80 जीजीसी में 100% मिलता है। अब देखिए इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में ना बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इलेक्टोरल ट्रस्ट को क्या करती है, फॉर्म करती हैं। और ये कंपनी सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होती हैं। मतलब कि जो कंपनी सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है सिर्फ वही कंपनीज इलेक्टोरल ट्रस्ट को बना सकती हैं, फॉर्म कर सकती हैं। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट जब बन के तैयार हो जाता है तो ये कंपनियां क्या करती हैं, कोई भी यदि अदर कंपनीज डोनेट करना चाहती है, कंट्रीब्यूट करना चाहती है, या कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करना चाहता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू कर सकता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट में जो भी फंडिंग आती है डोनेशन के थ्रू, कंट्रीब्यूशन के थ्रू, उसमें रूल ये है कि 5% तो इलेक्टोरल ट्रस्ट अपने पास रखेगा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, और 95% जो होगा वो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, अब इंडिया में जो है यदि आप रिकॉर्ड देखें फाइनेंशियल ईयर 24 का, तो इंडिया में टॉप पर जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने कि 1075 करोड़ रुपए क्या किया, कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, वो भी कंपनीज और इंडिविजुअल्स के थ्रू। और इसमें जो हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन था वो था बीजेपी को इसने 723.8 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कौन व्यक्ति इलेक्टोरल ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन दे सकता है, डोनेट कर सकता है? तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन हो, या फिर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हो, या कोई एसोसिएशन और पर्सन हो, ये क्या कर सकता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट कर सकता है। और कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो कोई भी जो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है वो नहीं कर सकता है। कोई अदर इलेक्टोरल ट्रस्ट दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट को नहीं कर सकता है। यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो पैन नंबर है ना, ये आपके डोनेशन को भी ट्रैक करेगा। यदि आपने इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज को आपने डोनेट किया हुआ है तो आपका पैन नंबर वहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पैन नंबर पे आपका डोनेशन भी क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब इस इलेक्टोरल ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो इस डोनेशन को रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर यदि क्लेम कर लिया है तो फिर आपको इस तरीके के मैसेज भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, या कोई एनआरआई है विदाउट पासपोर्ट नंबर तो वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्टोरल ट्रस्ट को जब आप डोनेट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं तो इलेक्टोरल ट्रस्ट की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको एक रिसीट इशू करे, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज को आपने डोनेट किया तो आप उससे एक सर्टिफिकेट लेना ना भूलें जो भी आपने डोनेट किया, जिससे कि आपको इनकम टैक्स में उसकी छूट मिल सके। तो आपको जो रिसीट मिलता है उसमें आपका नेम और एड्रेस मेंशन होता है, इसके बाद आपका पैन नंबर उसमें मेंशन होता है, एनआरआई के केस में पासपोर्ट नंबर मेंशन होगा, कितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है और किस मोड से आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कैश में हम कंट्रीब्यूशन दे देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को तो हमें छूट मिल जाएगा, लेकिन कैश में यहाँ पर 80 जीजीसी में आपको कोई भी डिडक्शंस अलाउ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपका नेम और बैंक का ब्रांच आ जाएगा और डेट और रिसीट ऑफ डोनेशन आ जाएगा। इसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम इसमें रहेगा, पैन नंबर रहेगा इलेक्टोरल ट्रस्ट का। अब ऐसा नहीं कि आप किसी भी इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप डोनेट कर देंगे तो आपको 80 जीजीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसी इलेक्टोरल ट्रस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा जो कि सीबीडीटी के द्वारा अप्रूव किया गया है और उसको बाकायदा नंबर भी मिला हुआ है और डेट भी मेंशन है। जैसे कि आप 80G में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को, ट्रस्ट को आप डोनेशन देते हैं तो उसको यदि क्लेम करना है आपको 80G में डोनेशन तो उस पार्टिकुलर ट्रस्ट का 12A और 80G होना चाहिए।
तभी आप छूट ले सकते हैं, अदरवाइज आप छूट नहीं ले सकते। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो तो उसका सीबीडीटी के थ्रू में क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, जिससे कि डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर सके। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द रिसीट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेक श्योर कि उस रिसीट में मेंशन होना चाहिए जो कि आप इलेक्टोरल ट्रस्ट से रिसीव कर रहे हो। अब 80 जीजीसी का डिडक्शन यदि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किया हुआ है पास्ट के ईयर्स में, या इसके अलावा कोई भी डिडक्शंस आपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन में क्लेम किया हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप इस प्रकार के मैसेज से बच सकें। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि आपने जो भी डिडक्शन क्लेम किया हुआ है वो 100% करेक्ट और जेन्युइन है, और इसका आप कैसे प्रमाण दोगे, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे पास इसका रिसीट अवेलेबल है, मेरे पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है इस पर्टिकुलर डोनेशन का। जैसे आप किसी भी चैरिटी में या फिर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को आप डोनेट करते हो तो आपको डोनेशन का सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसी तरीके से जब आप इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज को देते हो तो आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट नंबर मिलता है। तो आपके पास ये पूरा डिटेल्स अवेलेबल है और आपके पास बैंक का प्रूफ भी है, मतलब कि आपने कैश में पेमेंट नहीं किया हुआ है, आपने बैंक के थ्रू ही किया हुआ, तो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे कट चुके हैं। ठीक, तो पहला तो ये सिनारियो हो गया कि आपने जो भी डिडक्शन क्लेम किया वो 100% जेन्युइन और करेक्ट है। तो यहाँ पे तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। यदि ये मैसेज आपको रिसीव भी होता है तो आपको शांतिपूर्वक बैठ जाना है जब तक कि डिपार्टमेंट आपको बाद में इस मैसेज के लिए कोई नोटिस न जारी करे। हो सकता है कि वो सेक्शन 133(6) की नोटिस आपको सेंड कर सकता है। जब वो नोटिस आपको जारी करेगा तो उस समय आपके ये सारे प्रूफ काम में आएंगे। केवल 80 जीजीसी की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी जो अदर डिडक्शंस हैं 80C में लाइफ इंश्योरेंस हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, या फिर कोई नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, 80D में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या फिर कोई भी अदर डिडक्शंस जिसके पास कि आपके पास पूरा प्रॉपर उसका प्रूफ अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए कभी भी पास्ट के जो भी ITRs आपके फाइल हो चुके हैं और आपको रिफंड मिल चुका है तो आप उसके रिकॉर्ड्स को संभाल करके जरूर रखें, जिससे कि जब भी नोटिस आए तो उसको आप सबमिट कर सकें। और दूसरा सिनारियो यहाँ पे ये होता है फेक डिडक्शंस, जिसमें कि मैक्सिमम लोग इसमें फंसे हुए हैं। लोग पास्ट के ईयर्स में ज़्यादातर फेक डिडक्शंस लोग क्लेम करके और रिफंड क्लेम किए हुए हैं, डिपार्टमेंट ने रिफंड भी भेज दिया, लेकिन अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उन रिफंड्स की जेन्युइननेस को वो चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, डिडक्शंस को वो चेक कर रहा है, इसलिए ये मैसेज आपको सेंड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप तो एक कि आप वेरीफाई कर लो, मतलब कि सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो यदि आपने गलती की हुई है तो आपके पास अभी भी मौका है। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर 22, 23, 24, 25 के लिए डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है कि आप क्या करो, इसके लिए आप अपडेटेड ITR फाइल करो सेक्शन 139(8)A में, और अपनी ITR को आप रिवाइज करो, और उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे रिफंड क्लेम किया हुआ है इन डिडक्शंस को दिखा करके उसका आप टैक्स में पेमेंट कर दो, तो आपको फ्यूचर में चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके लिए डेडलाइन भी है कि 31 मार्च 2025 तक आप क्या कर सकते हो, अपडेटेड ITR को फाइल करके अपने ITR को आप सही कर सकते हो। तो इसलिए ये कि आप एक्यूरेसी आज दिखाएं जिससे कि आपको कोई भी पेनाल्टी कल के डेट में पे न करना पड़े। आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।